तो जोशीमठ के लोगों और विपक्ष के तमाम सवालों के बीच सरकार ने अपनी बात रखी है। सबसे पहले उसे समझते हैं कि सरकार ने प्लान क्या तैयार किया है। आज सीएम के सचिव की बड़ी बातें क्या रही। अब तक 723 परिवारों को अंतरिम मुआवजा देने की बात कही गई है। हर परिवार को तत्काल 1.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी और उसके बाद जो पूरे मुआवजे की मांग चल रही है वो आकलन के बाद दिया जाएगा। अभी 1.5 लाख में 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए हैं, क्योंकि शिफ्टिंग करनी पूरे सामान की। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं दे सकते, ये भी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। वरुणावत उत्तरकाशी की तर्ज पर मुआवजा मिलेगा, मार्केट रेट से अधिक का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अभी सिर्फ 2 होटल्स को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। जमीन से पानी के रिसाव का से खतरा कम हुआ है, ये भी बात कही गई कि जो रिसाव जितना होना था पानी का वो हो चुका है। और 7 जनवरी के बाद से दरारें नहीं बढ़ी हैं। लोगों को नया जोशीमठ बसाने की मांग है। और जैसे आपने सुना मीनाक्षी सुंदरम जो कह रहे थे कि न्यू टिहरी की तर्ज पर न्यू जोशीमठ पर भी विचार चल रहा है। तो आखिर नया जोशीमठ की मांग क्यों है? क्या नई टिहरी की तरह विस्थापित हो जाएगा जोशीमठ? ये सवाल है। क्या सचमुच जोशीमठ में अब रहना मुश्किल होगा? क्या डेंजर जोन वाले घर कहानियों में सिमट जाएंगे टिहरी की तरह? क्या अब जोशीमठ की आबादी पूरी तरह से हटा दी जाएगी? ये सवाल है। और क्या जोशीमठ मांग के पीछे वैज्ञानिक वजह क्या है? क्योंकि आपने सुना न्यू टिहरी की जगह न्यू जोशीमठ की बात शुरू हो गई है। अब सवाल यह भी है कि क्या डर कुछ ज्यादा है? जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए हमारे संपादक रोहित सिंह सावल ने मशहूर पर्यावरणविद अनिल जोशी से बातचीत की। उन्होंने इस सवाल को समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच जोशीमठ को अलग बसाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए अनिल जोशी ने क्या कहा। क्या लगता है आपको, ये जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? देखिए, पहली बात तो हमको ये समय आ चुका है कि प्रकृति और हिमालय दोनों को समझे। और जोशीमठ की जो घटना है वो एक उदाहरण भी है हम सबके लिए, आने वाले समय के लिए रणनीति बनाने के लिए। अब जोशीमठ में जो कुछ भी धसाव हुआ है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये खाली जोशीमठ है। कई जगहों में इस तरह की घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि पहाड़ की जो संरचना है वो एक तरह से मलबे पर बसा है, पूरा हिमालय। और इसमें एक तरह की पोरोसिटी भी होती है। अगर हमारी बसावट में कहीं कमी है, अति भार है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर वो बढ़ती है तो उससे एक असर पड़ता है। दूसरा, नदी हमेशा टो काटती है। जहां जहां पहाड़ों में नदियां हैं वो किसी ना किसी दर में नदी की टो काटेगी और किसी न किसी स्तर का छोटा मोटा उसमें धसाव बना रहता है। मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं। अड़मठ यहां से 9 किलोमीटर का एक क्षेत्र है। मैं 25 साल पहले मैंने स्वयं वहां धसाव देखा है और वो धसाव आज उस रूप में नहीं है जो पहले था। क्यों? क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे भी किए गए कि वो धसाव रुके। कारण यह है कि हम एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के अंदर अगर यह संकेत और चिंता बताने का ये रास्ता है तो वो एक बहुत बड़ी हीलर भी होती है। क्योंकि आज जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई उसको इस रूप में आप समझिए कि ये जो क्रैक्स है ये बढ़ भी सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन ये बात उतनी ही बड़ी सत्य भी है कि ये कल क्रैक खत्म भी होंगे। वो इसलिए हो जाएंगे कि प्रकृति का अपने एक मैकेनिज्म, हीलिंग मैकेनिज्म। या बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था तो कोई शंकाएं लोगों को कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जोशीमठ को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। लोगों में ऐसी शंकाएं हैं, क्या कहना है इस पर आप? मैं देखिए अभी पूरा बाजार भी घूम रहा हूं। ऐसा है कि भय तो होना ही है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह के क्रैक्स आए हैं, मकान टूटे और गिरे हैं। लेकिन मेरा ये मानना इसमें ठोस रूप में यह है कि हमें एक भय का वातावरण इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि हमारा पूरा पहाड़, पूरा हिमालय के संदर्भ में शायद हमें यह समझ देने के लिए जोशीमठ इशारा कर रहा है कि इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि दरारें भर भी सकती हैं, कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है? निश्चित रूप से। देखिए, ये तो ऊपर से जब लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने के कारण नीचे अगर कटाव है तो नीचे जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ये सब चीजें प्रकृति की अपनी एक कई तरह की क्षमताएं होती हैं और प्रकृति के अंतर उस विज्ञान को कोई समझता भी नहीं है। मैं भी जितना बोल रहा हूं उन अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा लिखा। लेकिन यह भी तय है कि आने वाले समय में यह भी संभव है जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं। तो अभी जो बड़ी आवश्यकता है, जो विशेषज्ञों को भी समझना चाहिए कि प्रकृति के विज्ञान को समझे और प्रकृति के विज्ञान और हिमालय के विज्ञान पर आधारित ही हम ये तय करें कि हमारी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तौर तरीके क्या होने चाहिए। लेकिन अभी जो दूसरी बड़ी आवश्यकता तत्काल पड़ेगी कि आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, वो समझ बनानी पड़ेगी।
तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और बड़ी बातें आपने कही और बहुत सारगर्भित बातें आपने कही। तो डॉक्टर अनिल जोशी जी का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति ठीक भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विकास हो, लेकिन उस विकास की क्या प्रक्रिया हो, उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। ये शासन प्रशासन को भी समझना होगा। जोशीमठ से रोहित सावल। तो मशहूर पर्यावरणविद अनिल जोशी जी से बातचीत में कई चीजें साफ हो गई हैं। डरना जरूरी है, विकास जरूरी है, लेकिन पहाड़ के हिसाब से हिमालय के विज्ञान की उन्होंने बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।